नेपाल इस वक्त बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देश की सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा उतरे हुए हैं और इसके पीछे एक नया नैरेटिव भी खड़ा हो गया है और वो है नेपो किड्स का। यह आंदोलन उन नेताओं और रसूखदार लोगों के बच्चों के खिलाफ है जो आलिशान जिंदगी जीते हैं जबकि देश की आम जनता गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है। सवाल है कि आखिर कैसे है नेपाल के नेताओं के बच्चों की लाइफस्टाइल। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो आपको बता दूं तो दरअसल हाल में ही टिकटॉक और एक्स पर #नेपोकिड्स और #नेपोबेबी जैसे हैशटैग्स खूब ट्रेंड कर रहे थे। इसमें ऐसे वीडियोस और पोस्ट डाले गए जिसमें राजनीतिक नेताओं के बच्चे विदेश में छुट्टियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, महंगे डिजाइनर कपड़े पहनते हुए और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं वीडियो में आम नेपाली परिवारों को बिजली कटौती, बाढ़ और महंगाई जैसे मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, ऐसा दिखाया गया है। ये साफ तुलना युवाओं को गुस्से से भर गई और उन्होंने सड़कों पर उतर करके आवाज बुलंद की। आखिरकार इस लहर ने सरकार तक को हिला कर रख दिया। सवाल है कि नेपो किड्स का मतलब क्या होता है? तो ये शब्द नेपोटिज्म से निकला है जिसका मतलब है पारिवारिक पक्षपात यानी फैमिली फेवरेटिज्म। मसलन कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए खास सुविधाएं पा जाए क्योंकि उसका परिवार ताकतवर या रसूखदार है। नेपाल में ये शब्द उन नेताओं, कारोबारियों और सेलिब्रिटीज के बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिन्हें नाम और अवसर उनकी पारिवारिक पहचान की वजह से मिलता है, जबकि बाकी युवाओं को संघर्ष करना पड़ता है। और इसी कड़ी में नेपाल में हालात बेहद खराब हो गए हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि देश की लगभग 25% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब करोड़ों लोग रोजाना 125 रुपए से भी कम पर गुजारा कर रहे हैं। वहीं 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 22% तक पहुंच गया है। ये पिछले 30 साल का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। नेपाल के टॉप 10% अमीरों की आमदनी सबसे गरीब 40% लोगों से तुलना अगर की जाए तो 3 गुना ज्यादा है। हालात इतने खराब हैं कि देश की कुल जीडीपी का 1/3 हिस्सा विदेश में काम कर रहे नेपाली लोगों द्वारा भेजी गई रकम से ही आता है। यानी हर तीसरे या चौथे घर से कोई ना कोई पलायन करने को मजबूर है ताकि परिवार का खर्च चला सके। भ्रष्टाचार भी युवाओं के गुस्से की बड़ी वजह है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने नेपाल को एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना है। पिछले 4 साल में यहाँ कई बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ आम जनता मुश्किल में है और अमीर परिवार उनके बच्चों के लिए विदेशों में संपत्तियां खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लोग अब सवाल करने लगे हैं कि आखिर इतनी संपत्तियां खरीदी कैसे जा रही है और इसके पीछे पैसा कहां से आ रहा है। नेपाल की राजनीति और समाज में नेपोटिज्म की जड़ें जो हैं वो बहुत गहरी हो चुकी हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के शीर्ष 100 राजनीतिक पदों में से करीब 40% ऐसे लोगों के पास है जिनके परिवार पहले से राजनीति या सरकारी पदों पर सक्रिय है। साल 2019 में जब विदेश के लिए राजदूत नियुक्त किए गए तब भी कई नाम केवल राजनीतिक संबंधों की वजह से चुने गए थे। उदाहरण के लिए प्रचंड के रिश्तेदार महेश दहल को ऑस्ट्रेलिया का राजदूत बनाया गया। वहीं केपी ओली के करीबी नारद भारद्वाज को कतर भेजा गया। इसी तरह दवाफूती शेरपा को स्पेन और बसीघर मिश्रा को बांग्लादेश का राजदूत नियुक्त किया गया। सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि नेपाल के कारोबार में भी कुछ गिने चुने परिवारों का ही दबदबा है। छोटे उद्योगों से लेकर के बड़े कॉर्पोरेट हाउस तक ज्यादातर स्वामित्व इन्हीं परिवारों के पास है। सरकार के साथ सांठगांठ होने से इन्हें और फायदा भी मिलता है। वहीं इन्हीं सबके बीच सोशल मीडिया बैन ने आग में घी डालने का काम किया। सरकार ने जब सोशल मीडिया पर अस्थायी बैन लगाया तो युवाओं का जो गुस्सा है वो और बढ़ गया। आंदोलनकारियों का मानना था कि ये कदम असल में आंदोलन को दबाने और असमानताओं के खिलाफ उठ रही आवाजों को रोकने के लिए किया गया है, लेकिन ये उल्टा पड़ गया और विरोध इतना तेज हो गया कि नेपाल की जो सरकार है वो गिर गई। आपको बता दें कि फिलहाल नेपाल की अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की ने शपथ लिया है और आने वाले समय में ये देखना होगा कि वो किस तरीके से नेपाल की बागडोर संभालती है। लेकिन खबर जो भी होगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी और उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।